2024 के भारतीय आम चुनाव के नतीजों ने सच कहें तो सबको चौंका दिया। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे इन नतीजों ने देश के पॉलिटिकल मैप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। देखिए, चुनाव से पहले का माहौल कुछ ऐसा था कि सत्तारूढ़ बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। एक एनालिस्ट ने तो यहां तक कहा कि पार्टी इस चुनाव को एक मुकाबले की तरह नहीं बल्कि एक राज्याभिषेक की तरह देख रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जीत तो पक्की ही है। लेकिन हुआ क्या? नतीजे जो आए वो अपने आप में एक विरोधाभास थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल जीता, पर दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी बीजेपी को एक जबरदस्त झटका लगा। उसने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में? वो क्या चीज थी जिसने सारी उम्मीदों और भविष्यवाणियों को पलट कर रख दिया? चलिए इस अप्रत्याशित नतीजे के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस हैरान कर देने वाले जनादेश को समझने के लिए सबसे पहले पावर के इस अजीब से पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को देखते हैं। ये बात इसलिए भी ज्यादा हैरान करती है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% थी। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। अब सोचिए, इतनी लोकप्रियता के बावजूद नतीजे ऐसे क्यों आए? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक बात समझना जरूरी है। लोकसभा का गणित ये भारत की संसद का निचला सदन है और यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 543 में से कम 272 सीटें चाहिए होती हैं। यही है वो बहुमत का जादुई आंकड़ा। चलिए अब जरा नंबर्स के खेल को समझते हैं और देखते हैं कि यह सारा राजनीतिक समीकरण असल में बदला कैसे। एक तरफ था नारा अब की बार 400 पार, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर थी। पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली, जो उनके इस बड़े लक्ष्य से बहुत कम थी। अगर 2019 से तुलना करें तो बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं और इस बार ये आंकड़ा गिरकर 240 पर आ गया। मतलब साफ है, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 272 का, उससे पार्टी 32 सीटें पीछे रह गई। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब बीजेपी को सरकार चलाने के लिए अपने दम पर नहीं बल्कि अपने गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। एनडीए के पास कुल 293 सीटें हैं, लेकिन इसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की 16 और नीतीश कुमार की जेडीयू की 12 सीटें अब किंग मेकर बन रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ क्यों? ये राजनीतिक बदलाव आया कैसे? आइए इस जनादेश के पीछे के कुछ मुख्य कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बड़ी वजह थी वोटर्स के मन की चिंताएं। बहुत से लोगों में एक डर सा था कि अगर बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिल गया तो शायद वो संविधान में बड़े बदलाव कर सकती है। इस बात को लेकर भी चिंता थी कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हो रहा है। विपक्ष ने इसी डर को पकड़ा और चुनाव को लोकतंत्र बचाव की लड़ाई का रूप दे दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की जो रणनीति थी वो भी कमाल कर गई। उन्होंने क्या किया कि कई राज्यों में एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा। इससे बीजेपी विरोधी वोट बढ़ा नहीं और इसका उन्हें सीधा सीधा फायदा मिला। और इसका सबसे बड़ा असर एक तरह का राजनीतिक भूचाल देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। यह भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यहां स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी और जातिगत समीकरणों ने ऐसा काम किया कि बीजेपी की सीटें धड़ाम से नीचे आ गईं। ये दिखाता है कि लोकल मुद्दे भी नेशनल नतीजों को कैसे पलट सकते हैं। अब इन नतीजों का असर सिर्फ सीटों पर नहीं बल्कि भारत के शासन के तरीके पर भी पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि ये गठबंधन की राजनीति की वापसी है। पूरे 10 साल के बाद जब एक ही पार्टी का बहुमत था, भारत अब वापस गठबंधन राजनीति के दौर में लौट आया है। यहां अब हर फैसले के लिए बातचीत और सहमति बनाना जरूरी होगा। और यह पहली बार है जब नरेंद्र मोदी, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों या प्रधानमंत्री, एक गठबंधन सरकार को लीड करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि जनता का संदेश साफ था। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया, ये जनादेश चाहता है कि बीजेपी अब टकराव का रास्ता छोड़कर थोड़ा मेल मिलाप वाला रवैया अपनाए। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं हमारी नई 18वीं लोकसभा पर। यहां के कुछ आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार लगभग 46% नए चुने गए सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर सवाल जरूर खड़ा करता है। और ये भी देखिए, नए सांसदों में से 93% करोड़पति हैं। उनकी औसत संपत्ति करीब 46 करोड़ रुपए है।
ये दिखाता है कि हमारी राजनीति में पैसे का प्रभाव कितना ज्यादा है। बात करें अगर महिला सांसदों की, तो इस बार उनका प्रतिनिधित्व थोड़ा सा कम हुआ है और सिर्फ 14% सीटों पर ही महिला सांसद हैं। ये संख्या महिला आरक्षण बिल के 33% के लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? भारत के लिए अगला कदम क्या होगा और इस नई सरकार के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां और सवाल खड़े हैं? देखिए, नई सरकार के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। एक तरह की रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ उन्हें अपने आर्थिक और वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाना है, तो दूसरी तरफ अपने जरूरी सहयोगी दलों की मांगों को भी पूरा करना है। ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होगा। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। क्या सत्ता की ये साझेदारी भारत को ज्यादा मिलजुल कर फैसले लेने वाले देश की तरफ ले जाएगी, या फिर ये राजनीतिक अनिश्चितता का एक नया दौर शुरू करेगी? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।